हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो सेशन। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं CSIR नेट जून 2026 के PYQ नंबर 42 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि CSIR नेट में लाइफ साइंस में पूछे गए हैं। तो अगर आप पहली बार वीडियो पे आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा वीडियो सेशन जो होता है वो CSIR नेट लाइफ साइंस एग्जाम से रिलेटेड होता है, जिसका फॉर्म जून 2026 का आ चुका है। इस वीडियो में पार्ट बी एंड पार्ट सी के क्वेश्चंस को देखते हैं, उनके हर एक ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, जिसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में। और ये इसी के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखते हैं। अगर आप डेली कंटिन्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगा पा रहे तो हम इस सीरीज़ को अपने इस सेशन में डिस्कस करते हैं। और जितने भी पिछले CSIR नेट लाइफ साइंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम इस पूरे वीडियो सेशन में हर वीक हम डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ डिस्कस करते हैं। और हम हर एक वीक में डिफरेंट सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं। जैसे कि इस वीक हमारा डेवलपमेंट बायोलॉजी चल रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है आपको क्या करना है, आपको अपने क्वेश्चंस को देखने हैं जो स्क्रीन पे यहाँ शो होने वाले हैं और उनसे रिलेटेड आंसर देने हैं। और लास्ट में आप देखेंगे कि आपके टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होते हैं, उन्हें आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। और अगर कोई भी ऑप्शन से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है उस ऑप्शन से रिलेटेड, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट, हम उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से कोटेशन के साथ जो कि आपकी स्क्रीन पे शो होगा। उससे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देखते हुए हम चलते हैं। तो एक छोटा सा कोटेशन है कि एनीथिंग पॉसिबल। अगर आप डिटरमिन्ड है अपने फोकस गोल को लेके तो कोई भी चीज़ हो सकती है। आप CSIR नेट क्रैक करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, लेकिन डिटरमिन्ड रहना पड़ेगा, कंटिन्यूस रहना पड़ेगा। इसीलिए हम इस सीरीज़ को बनाए जिससे कि आपके और मेरी भी साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे 1 बाय 1 एक एक करके क्वेश्चन सारे शो होंगे और उनके जवाब और एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा है ह्यूमन मीजेनकाइमल स्टेम सेल। तो देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, मीजेनकाइमल को हम मेसोडर्म भी यहाँ पे बोल सकते हैं। आपको पता है 3 तरीके की हमारी एम्ब्रियोनिक लेयर्स, जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो उन्हीं में ये मीजेनकाइमल स्टेम सेल का कोई कैरेक्टरिस्टिक आपको इसमें बताना है। पहला तो है कैन डिफ्रेंशिएट इनटू वन टाइप ऑफ सेल। अगर वन टाइप ऑफ सेल में डिफ्रेंशिएट हो पाती तो हम इन्हें यूनिपोटेंट सेल कहते हैं, यूनिपोटेंट सेल। तो ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक मीजेनकाइमल स्टेम सेल का नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा ए वाला रॉन्ग हो जाएगा। कैन डिफ्रेंशिएट इनटू फी टाइप ऑफ सेल, बहुत हद तक ये आंसर सही है, क्योंकि जो मीजेनकाइमल सेल्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ के थ्रू ऑर्गन्स को डिफरेंट बनाती हैं। तो ये डिफरेंस इनटू फिट सेल्स टाइप ऑफ सेल सही हो सकता है। आगे की ऑप्शन को देखते हैं, कैन डिफरेंस इनटू ऑल टाइप ऑफ सेल्स। अगर ये सारी सेल्स ऑल टाइप ऑफ सेल्स में डेवलप होती तो हम इन्हें टोटीपोटेंट सेल कह देते हैं। टोटीपोटेंट सेल क्या होता है कि ये डिफरेंट एक पूरा ऑर्गन बना देती है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि मीजेनकाइमल सेल पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकती। डू नॉट डिफरेंशिएट ऑल, ये तो ऑप्शन गलती हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सबसे सही आंसर माना जाएगा कि ये जो सेल्स होती हैं मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स, ये फ्यू टाइप ऑफ सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकती हैं। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसका जवाब दीजिए कि सारे ही क्वेश्चन CSIR नेट लाइफ साइंस में आ चुके हैं। द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इन मैमल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम। जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जैसा कि मैंने बात की वो मैमल्स में किस चीज़ से डिराइव्ड होती हैं। ये हिंदी के क्वेश्चंस को हम नहीं डिस्कस करेंगे, इंग्लिश को ही हम लेके चलेंगे, क्योंकि हिंदी में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। तो यहाँ बोला एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, ब्लास्टोसील, इनर सेल मास, ट्रोफो एक्टोडर्म, ट्रोफो एंडोडर्म। बात करें यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की, तो ब्लास्टोसील्स जो होता है, ब्लास्टोसील्स आपकी एक कैविटी होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। मीन्स अगर हम बात करें तो इसमें आपकी कोई सेल्स नहीं पाई जाती, ये एक अंदर का फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील बोलते हैं। और तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं हो जाएगा, कोई कैविटी को हम सेल्स नहीं कह सकते हैं, उनसे डिराइव नहीं हो सकते। इनर सेल मास, इनर सेल मास क्या होता है कि यही इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इसी से बनती हैं। जितना भी इनर सेल्स मास होता है इसी से आगे चल के क्या बनती हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बनती हैं और डिफरेंट जर्म लेयर फॉर्म होती है। ट्रोफो एक्टोडर्म जो होती है ये बाहर के जो सेल्स एरिया होता है, बाहर का आउटर एरिया जो होता है उसे हम कहते हैं आउटर लाइनिंग को। ट्रोफो एंडोडर्म अंदर की लाइनिंग को हम कहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन भी हमारे नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सबसे सही आंसर
माना जाएगा। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो होगा, उसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ बोल रहा है द फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स के लिए यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हैं, उनमें से हमने कौन सा ऑप्शन सही करना है, करेक्ट कॉम्बिनेशन जो होगा उसको हमको चूज करना है यहाँ पर। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑल टाइप ऑफ स्टेम सेल्स हैव एबिलिटी टू गिव द राइज ऑफ कंप्लीट एम्ब्रियो। तो हर अगर स्टेम सेल्स के बाद ऐसी एक एबिलिटी आ जाती कि वो पूरा एम्ब्रियो बना देगा तो वो ट्यूमर जैसी कंडीशन आ जाएगी। तो इसलिए तो ऑप्शन हमारा नहीं होने वाला, क्योंकि वो टोटीपोटेंट सेल जो स्टेम सेल्स होते हैं उन्हीं में ये कैपेबिलिटी होती है, उसके अलावा यूनिपोटेंट मल्टीपोटेंट इस सब में नहीं होती है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स आर दोज होज कमिटेड टू लिमिटेड टू अ रिलेटिवली स्मॉल सबसेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑफ सेल टाइप्स। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन कह रहा है। क्यों? क्योंकि मल्टीपोटेंट सेल जो होते हैं उनमें एक कैपेसिटी होती है डिफ्रेंशिएट करने की, डिफरेंट तरीके के सेल टाइप्स बनाने की, लेकिन लिमिटेड नंबर में बोल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सही है। स्टेम सेल्स नीचेस now allow controlled self renewal and also survival of the stem cells that leave niche। देखिए स्टेम सेल नीच होता है वो जहाँ पे एक स्टेम सेल्स प्रॉपर बॉडी होती है, वहाँ पे रहती है, वहाँ के फैक्टर्स से कनेक्ट रहती है, जिससे कि वो उसे एक डिफरेंशिएट सेल्स में नहीं कन्वर्ट होना पड़ता है उस टाइम पे। तो स्टेम सेल नीच उसी को हम कहते हैं। यहाँ बोल रहा है ये सेल्फ रिन्यूअल कर सकती है, सर्वाइवल अपने सेल्स का कर सकती है जब ये लीव करती है नीच को। तो नीच को जब सर्वाइव, नीच जो होता है एक स्टेम सेल्स होती है, ये अपने साथ कुछ फैक्टर्स के साथ जुड़ी हुई होती है। तो अगर ये जो स्टेम सेल्स होती है इन फैक्टर से हट जाती है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाती है स्टेम सेल्स, उसे सर्वाइव सेल नहीं कहते, उसे हम फिर स्टेम सेल्स नहीं कहते, उसे हम फिर डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। तो यहाँ बोल रहा अगर लीव कर देती है अपने, यहाँ पे बोल रहा है ना, ये देखिए लीव कर देती है, अगर हम जो आपका ये फैक्टर्स होते हैं इनको लीव कर देती तो वो सब भी सर्वाइव करती है। तो ये नहीं होता है, यहाँ पे डिफरेंशिएट कैटेगरी में आ जाती है वो स्टेम सेल्स। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। द प्लूरिपोटेंसी ऑफ स्टेम सेल्स इन एन एम्ब्रियो इसेंशियली मेंटेन बाय FGF, नैनोग एंड TGF-X। तो यहाँ पे जो ये बोल रहा है कि जो प्लूरिपोटेंसी होती है स्टेम सेल्स की वो क्या होती है, इन सारे फैक्टर्स से बनी हुई होती है। तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर्स वर्क करते हैं वो आपके सॉक्स, ऑक्ट और मिक, सीमिक, ये सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अडल्ट स्टेम सेल्स रीप्रोग्राम एंड गेन प्लूरिपोटेंसी बाय मॉडिफाइंग द फॉलोइंग जी, ऑक्ट, सॉक्स, माइक, KLF। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इन्हें हम नागा माका फैक्टर भी कहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी सही होगा। इनके साथ अगर लगा हुआ है कोई भी स्टेम सेल्स तो वो अपने कैपेबिलिटी को, अपनी स्टेम सेल्स की प्रॉपर्टी को मेंटेन रखेगा। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ऑप्शन डी वाला यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन माना जाएगा। ऑप्शन ई, बी एंड ई ऑप्शन यहाँ सबसे सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होगा, उसका जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टेम सेल्स आर वाइडली यूज्ड फॉर देयर रीजनरेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हमें पता है स्टेम सेल जो होती है रीजनरेटिव प्रॉपर्टी के लिए जानी जाती है। एंड कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट लिनिएजेस। ठीक है, डिफरेंट तरीके से वो डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं डिफरेंट सेल टाइप में। अ पर्सन विद डैमेज लीवर, एक पर्सन इसके बाद डैमेज लीवर है, उसमें स्टेम सेल थेरेपी की गई, यानी किसी दूसरे डोनर से या फिर उसके खुद के स्टेम सेल्स को लाया गया और लगाया गया। तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा सबसे सही माना जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, थेरेपेटिक स्ट्रेटजी वुड बी सेफेस्ट। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि ट्रांसप्लांटिंग अडल्ट लिवर सेल फ्रॉम हेल्दी डोनर एंड ग्राफ्टिंग इनटू द पेशेंट। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा इंजेक्शन के थ्रू। क्यों यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर हम किसी हेल्दी डोनर से ले आके और किसी दूसरे अडल्ट लिवर का जो हेल्दी डोनर जिसे कहेंगे उससे ले आके हम पेशेंट में अगर हम यहाँ पे डालते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि जो इम्यून सिस्टम पेशेंट का होगा वो तुरंत ही रिजेक्शन दे देगा उस दो डोनर के जो सेल्स होंगी, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, कोलैप्स होने का चांस रहेगा, लिवर फेल होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन वाला गलत हो जाएगा। सेकंड बोला ट्रांसफॉर्मिंग स्किन सेल्स फ्रॉम पेशेंट टू iPS सेल्स एंड यूजिंग देम फॉर फर्दर डिफरेंशिएशन एंड ग्राफ्टिंग इन द लीवर।
तो यहाँ क्या कह रहा है कि जो स्किन सेल्स होते हैं जिसे कि हम अच्छा एक स्टेम सेल्स मानते हैं क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी को, अपने नंबर को हमेशा मेंटेन करती है, रिन्यूअल करती हुई चलती है, वो तो कह रहा उसी पेशेंट की स्किन सेल्स को यूज़ किया गया। और आईपीएस सेल्स यानी इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंसी सेल्स जो होती हैं उन्हें इंड्यूस किया गया ऐसी कंडीशन में लाने के लिए कि, और उन्हें क्या मतलब कि इंड्यूस करके लीवर सेल की तरह वर्क करने के लिए किया गया, ऐसा उन्हें बनाया गया और उन्हें ग्राफ्ट कहाँ कर दिया गया, खुद के पेशेंट के लीवर में। तो ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा, इसलिए सही होगा क्योंकि यहाँ पे खुद की पेशेंट की सेल वहाँ ग्राफ्ट करके लगाई जा रही है लीवर में, तो वहाँ पे इम्यून सिस्टम के थ्रू कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, उसका इम्यून सिस्टम उसे प्रॉपर एक्सेप्ट कर लेगा और उसे वर्क करने देगा। तो यहाँ ये वाला ऑप्शन सबसे सही माना जाएगा। इंजेक्टिंग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इनटू द डैमेज्ड लीवर, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की बात कर रहा है, तो ये जो नंबर होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में क्या होता है कि ये बहुत फास्ट ग्रो करती हैं, इन्हें हम इस कंडीशन में ले तुरंत कलेक्ट कर पाना नामुमकिन नहीं कह सकते, लेकिन बहुत दिक्कत करता है। तो ये कंडीशन तो यहाँ पे नहीं हो पाएगी क्योंकि ये आपका एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को नहीं निकाल दिया जाता, तुरंत नहीं निकाल सकते। इंजेक्टिंग कॉर्ड ब्लड सेल्स इनटू द लीवर डायरेक्टली, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। कॉर्ड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो हमारे ब्लड से रिलेटेड चीज़ों को बनाने के लिए होती हैं, लीवर को नहीं बना सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड सबसे सही माना जाएगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो होगा, उसका जवाब दीजिएगा। द सेल्स ऑफ इनर सेल मास ऑफ अ ब्लास्टोसिस्ट स्टेज मैमेलियन एम्ब्रियो आर, तो जो यहाँ बोल रहा है कि जो आपके ब्लास्टोसिस्ट पाया जाता है उसके अंदर का जो इनर सेल मास होता है, यानी ये जो इनर सेल मास यानी जो फ्लूइड जो सेल्स की जगह होती है उसको हम वो किस चीज़ से बना होता है, वो किस नेचर का होता है, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, यूनिपोटेंट। यूनिपोटेंट नहीं होगा, हमें सबसे पहले यहाँ पता चल गया। बात करें टोटीपोटेंट नेचर का भी नहीं होगा, वरना ये पूरा बना देता है ऑर्गेनिज्म। बात करें यहाँ पे प्लूरीपोटेंट एंड मल्टीपोटेंट में, तो सबसे पहले प्लूरीपोटेंट और मल्टीपोटेंट में बात करने से पहले आपको बता दें कि ब्लास्टोसिस्ट जो होता है यही आपका क्या बनाता है, हमारा 3 जर्म लेयर्स बनाता है, और जर्म लेयर जो बना पाती हैं ये कैपेबिलिटी केवल प्लूरीपोटेंट सेल्स में पाई जाती है। मल्टीपोटेंट सेल में ये कैपेबिलिटी नहीं पाई जाती, तो यहाँ पे प्लूरीपोटेंट सेल में ये कैपेबिलिटी पाई जाती है जर्म लेयर फॉर्म करने की, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म में से किसी भी जर्म लेयर को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सबसे सही माना जाएगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होगा, उसे देखिएगा। यहाँ क्या बोल रहा है, the genes that have been used to reprogramming somatic cell of an adult mammal to the stem cells called the induced pluripotent stem cells IPSC, KLF4, SOX2, OCT4 and CMYC these code for। यानी देखिए सोमैटिक सेल्स जो होती हैं वो रिप्रोग्रामिंग की जाती हैं मैमल्स के स्टेम सेल्स में, और उन्हें इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल कहा जाता है। यानी ये किसी सेल्स के अगर मतलब कि उनके जैसा इन्वायरमेंट इसको दिया जाए, उनके जैसे डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ये शो कर देंगी। अगर उसे किसी मतलब इन्हें इंड्यूस्ड करने के लिए ऐसी सेल्स जो इंड्यूस करके दूसरे सेल्स को बनाई जाती हैं, दूसरे सेल्स में बना दी सकते हैं, उन्हें हम इंड्यूस्ड स्टेम सेल्स कहते हैं। अब यहाँ पे ये सारे ये जीन के नाम दिए हैं, इन्हें हम यामानाका फैक्टर कहते हैं, यामानाका फैक्टर कहते हैं। लास्ट में मैंने शायद नामानाका बोल दिया था, वहाँ पे देख लीजिएगा, यामानाका फैक्टर इसे बोलते हैं। ये सारे जो KLF4 है, SOX2 है, OCT4 है, CMYC, ये एक स्टेम सेल की प्रॉपर्टी को मेंटेन रखने में मदद करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। बोथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड RNA बाइंडिंग प्रोटीन नहीं होते हैं। कच सैपेरॉन प्रोटीन, ग्रोथ फैक्टर्स, ये दोनों भी नहीं होते। ये क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बोलते हैं, इन्हें हम यामानाका फैक्टर कहते हैं। ये स्टेम सेल्स के साथ लगे हुए रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखते हैं। तो यहाँ पे और ये वाला कौन सा ऑप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। लास्ट में यही आपसे देखते हैं, शायद ये लास्ट स्लाइड शायद हमारी थी, देखते हैं। आई होप ये शायद लास्ट स्लाइड ही थी। हाँ ठीक है, आज की ये लास्ट स्लाइड यहाँ पे थी और आज का यहीं पे ख़त्म होता है सेशन। थैंक यू। लास्ट में केवल यही एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्लीज़ अगर से पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को, जिससे हमें भी हेल्प मिले। यही हमारे लिए एक मोटिवेशन का सोर्स होता है और वीडियो बनाने का भी एक जरिया होता है। साथ ही साथ लाइक करिएगा इस सेशन को, अगर पसंद आया, आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा जिससे कि उनको भी हेल्प हो। और इस पूरे PDF की लिंक आपको मेरे हैंड रिटन नोट सारे टेलीग्राम लिंक चैनल में मिल जाते हैं, यहाँ लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आज का सेशन यहीं भी ख़त्म करते हैं। थैंक यू लास्ट में आप सभी से, और मिलते हैं अब कल के सेशन में डिफरेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय एंड सभी को टेक केयर।